हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल एडमिशन 2024 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप जिपमर पौंडीचेरी, जो कि वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया में, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहां पर आपके एमबीबीएस, बीडीएस ये सारे कोर्सेज भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग यहाँ से बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स भी कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो यहाँ का फीस स्ट्रक्चर काफी कम है। अगर आप बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल की फीस देखते हो तो वो लगभग 6,000 रुपए एक साल की है। ठीक है, 6,000 रुपीज ओनली फॉर 1 ईयर। और अगर हॉस्टल की हम बात करें तो सिर्फ 500 रुपीज यहाँ पर हॉस्टल की फीस है पर मंथ। तो सारी डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर जो एडमिशन किस तरीके से होता है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, और यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो पैरामेडिकल के। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही कैंडिडेट्स एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक देखना। एंड बाकी अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी मैं आगे आने वाली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एमएनएस के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है सेल्फ स्टडी के थ्रू तो आप किस तरीके से कर सकते हो। बिकॉज काफी सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि एमएनएस के इंटरव्यू तक अगर हम पहुंच गए तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन हम करेंगे। तो उस पर भी मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो जो भी वीडियोस फ्यूचर में आने वाले हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जिपमर, जिसका नाम जिपमर जो है उसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च। और 2019-18 से पहले तक क्या होता था, यहाँ पर जो एमबीबीएस का एग्जाम होता था जिपमर अपना एग्जाम खुद करवाता था। जैसे एम्स अपना एग्जाम खुद करवाता था उसी तरीके से जिपमर भी करवाता था, लेकिन बाद में फिर वो नीट में मर्ज हो गया। और बाकी यहाँ पर जो बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन होता है वो भी नीट स्कोर के बेसिस पर ही होता है। तो मैं आपको एक रफ आइडिया भी दूंगा कि यहाँ पर नीट स्कोर की कट ऑफ लगभग कितनी होती है, क्योंकि काफी कम स्कोर पर भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि 2023 में जो ऑल इंडिया नीट टॉपर था, ठीक है, मतलब थी एक जो गर्ल कैंडिडेट थी जिसकी नीट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, उसने जो है एमबीबीएस में यही इसी कॉलेज में या इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था जिपमर पौंडीचेरी में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इस इंस्टीट्यूट की कितनी अच्छी खासी रेपुटेशन है, कितनी अच्छी वैल्यू है। मतलब यह है कि एम्स दिल्ली को टक्कर देने वाला इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है यहाँ पर तो आप काफी लकी हो, बिकॉज एक काफी ज्यादा रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रोस्पेक्टस है, अभी इस साल का तो अभी थोड़ा लेट ही आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि नीट स्कोर के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है। यहां पर कोई भी इसका अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता, यानी कि जिसने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा, जिसने नीट का एग्जाम दिया होगा, वो यहां पर अपना एडमिशन करवा सकता है। अब वो कैसे करवा सकता है, वो आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है उस चीज के लिए। तो लास्ट ईयर की काउंसलिंग का शेड्यूल जब वो इन्होंने दिया था कि 18 अगस्त से शुरू हुआ था और 5 सितंबर को एंड हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि इसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होती है, तो जब आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, नीट का जब रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के 15 से 20 दिन के अंदर अंदर जो है इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की कोई भी फीस नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रहता है। तो जब आप अभी नीट का एग्जाम दे दोगे जो कि मई में है, तो मई में नीट का एग्जाम देने के बाद जून तक तो उसका रिजल्ट आ ही जाएगा या मई एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये मान सकते हैं कि जून में जो है इसके भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ सकते हैं। ठीक है, तो जून में जो है इसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले क्या करना होता है, जब नीट का रिजल्ट आ जाता है तो नीट का एप्लीकेशन नंबर, नीट का रोल नंबर, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी चीजें होती है नीट से रिलेटेड, बाकी नीट में स्कोर कितना था, नीट में रैंक कितनी थी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जिपमर के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंटर करनी होती है। तो जिपमर का जब लिंक एक्टिव होगा तब मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा, उसकी जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा, फॉर्म भी बता दूंगा कैसे फिल करना होता है। तो नीट की ही आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होती है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। एंड मैं बता दूं कि जिपमर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई भी फीस नहीं होती है। पिछले साल तक तो नहीं थी, अब क्या पता है इस साल से अगर कोई रूल चेंज होता है तो उसके बारे में आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब आप नीट स्कोर वगैरह सब कैंडिडेट्स के सबमिट हो जाते हैं, जितने कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करते हैं, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप क्या करते हो, अपनी काउंसलिंग करवाते हो। तो एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पर काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन अभी तक लास्ट ईयर तक ऑनलाइन कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं दी गई है। आपको काउंसलिंग के लिए पौंडीचेरी ही जाना पड़ता है, यानी कि ये सबसे बड़ा रिस्क है जो कैंडिडेट्स को लेना पड़ता है। बट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे भी होते हैं बट फिर भी वो ट्राई नहीं करते, वो ये सोचते
सोचते हैं क्या पता अगर सीट नहीं मिलेगी तो हमारा पौंडीचेरी जाना बेकार हो जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स लास्ट ईयर भी मेरे कॉन्टेक्ट में आए थे, बट मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि भाई आपको, आपका अगर इतना स्कोर है तो आपको पौंडीचेरी चले जाना चाहिए, आपके चांसेस हैं सीट के, ठीक है। तो उन कैंडिडेट्स को सीट मिल भी गई, ठीक है। मतलब उनका स्कोर थोड़ा कम था एंड वो कंफ्यूज थे कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट मैंने उनको जो है कैलकुलेशन के बेसिस पर बता दिया था कि भाई आपके मतलब 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है सीट मिल सकती है। तो 2-4 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो मेरे कॉन्टेक्ट में आए थे, तो मैंने उनको इस चीज के लिए भी गाइड किया था, ठीक है। तो ये है कि आप अक्सर सोचते हो कि भाई हमें नहीं मिलेगा, बट लक का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता इतने सारे कैंडिडेट्स हो ही ना वहां पर। तो जब मेरिट लिस्ट आती है तो मेरिट लिस्ट के बेसिस पर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एक रफ आइडिया पता चल जाता है कि आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड इसी तरीके की आप फ्यूचर में अगर गाइडेंस चाहते हो तो आप जो है मेरे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप चाहते हो इस चीज के लिए। और बाकी वो ग्रुप एम्स वालों के लिए भी है, यानी कि आप फ्यूचर में जितने भी नर्सिंग पैरामेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स वगैरह देते हो, अगर उसके लिए आपको गाइडेंस है, काउंसलिंग वगैरह चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो नीचे मतलब वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो पर्सनलाइज काउंसलिंग के लिए। तो लास्ट ईयर का शेड्यूल तो अभी देखो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि लास्ट ईयर भी नीट का एग्जाम थोड़ा लेट ही हुआ था, बट इस बार ऑन टाइम हो रहा है, मई में हो रहा है, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जून में इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज। बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज का मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल में कौन कौन से, पहला है बीएमएलएस, जिसे आप मतलब कॉमन नेम बीएमएलटी के नाम से जानते हो, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर उसका नाम बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज कर रखा है। उसके बाद है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, एंड ये सबसे बेस्ट कोर्स लगता है मेरे को यहाँ का। एंड जो भी कैंडिडेट कॉन्टेक्ट करते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये कोर्स करो आप, क्योंकि इस कोर्स के कॉलेजेस इंडिया में काफी कम है, ठीक है। आप खुद भी इस चीज को सर्च करके देख सकते हो। बाकी बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, ये तो काफी कॉमन कोर्स है। कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी ठीक है। डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग है, और उसके बाद एमआरआईटी है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। फिर न्यूरो टेक्नोलॉजी है, ये भी एक नई ब्रांच है, तो न्यूरो टेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हो, ये भी काफी अच्छी चीज है। एंड न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कोर्स देखो आपको कुछ ऐसे करने चाहिए जिनके कॉलेजेस इंडिया में कम हो, सो दैट कि आगे जब उनमें आप आगे बढ़ने की कोशिश करो तो आप एक अच्छा करियर बना पाओ, क्योंकि वहां पर फिर क्राउड या कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करें तो ये तो पता ही है, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, और उसके बाद आपको पेड इंटर्नशिप वगैरह भी यहाँ पर मिलती है। और बाकी अलग अलग जो पैरामेडिकल की कोर्सेज है उनकी 3 से 4 साल के बीच में वेरी करती है। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बीएससी नर्सिंग की टोटल सीट्स 94 रहती हैं, जिसमें से फीमेल के लिए 85 है एंड मेल कैंडिडेट्स के लिए 9 सीट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद पैरामेडिकल की बात करें यहाँ पर, तो पैरामेडिकल की टोटल 87 सीट्स हैं, जो यहाँ पर मेडिकल लैबोरेटरी साइंसेज वाला कोर्स है, जिसे बीएमएलटी आप कहते हो कॉमन टर्म्स में, उसकी 37 सीट्स हैं। बाकी सारे कोर्सेज में 5 सीट्स हैं, यानी कि हर कोर्स में 5 सीटें रहती हैं, उससे ज्यादा नहीं रहती हैं। तो टोटल अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग एंड बीएससी पैरामेडिकल की ओवरऑल नंबर ऑफ सीट्स, वो है 181, ठीक है। अब मैं यहीं पर आपको एक कट ऑफ का आइडिया बता देता हूं कि लगभग कितने मार्क्स तक यहां पर कॉलेज अलॉट हो जाता है, या जो कोर्स है आपका नर्सिंग या पैरामेडिकल का वो अलॉट हो जाता है। अब देखो ये चीज बताना बहुत टफ है कि बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ कितनी जाती है, या बीएससी पैरामेडिकल की किसी स्पेसिफिक कोर्स की कितनी कट ऑफ जाती है, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि भाई अगर आपके लगभग कितने मार्क्स आते हैं नीट में, तो अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपको मतलब कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा आराम से। एंड देखो यहां से कोई भी कोर्स करो, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है। मतलब अगर रैंक वाइज या बाकी सारी चीजों की बात करें तो ये चीजें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से, ठीक है, तो आपके मार्क्स अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स 350 के आसपास हैं, उससे थोड़े ऊपर भी हैं, तो भी आप यहां पर रिस्क लेके काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग करने में रिस्क देखो क्या है कि बस आपको जिपमर पौंडीचेरी जाना पड़ता है, बस वही है कि ये थोड़ा दूर हो जाता है नॉर्थ वाले, मतलब जो नॉर्दर्न एरियाज में यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं जो अपने नॉर्दर्न इंडिया में, उनके लिए थोड़ा सा दूर हो जाता है ये, तो इतना सारा अरेंजमेंट करके हर किसी पेरेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, तो जिस वजह से थोड़ा सा रिस्की लगता है। बट ये है कि रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके 350 के आसपास मार्क्स हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में कम से कम अगर इतने हैं, तो आपको यहाँ पर ट्राई कर लेना चाहिए। और बाकी मैं बात करूं एससी एसटी
कैंडिडेट्स की, या अगर मतलब और जो मतलब SC ST कैंडिडेट्स हो गए, ठीक है, अगर इस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपके मार्क्स अगर 280 300 के आसपास भी तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आपके चांसेस अच्छे रहते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के डेटा के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, बट ऑफिशियल डेटा ये लोग रिलीज नहीं करते। बट जो कैंडिडेट्स मेरे कॉन्टेक्ट में थे जिनको सीट मिली है लास्ट ईयर जिपमर में, उनके डेटा के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने लगभग मार्क्स से जहां तक कट ऑफ मतलब गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी तो आपको पता ही होगी, मतलब BSc नर्सिंग BSc पैरामेडिकल के लिए मिनिमम एज आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है बाकी यहाँ पर क्या होता है, स्टेट कोटा का भी थोड़ा रिजर्वेशन होता है, यानी कि जो पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है वहां से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं उनको भी थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है, आई थिंक 10 to 15% का। अदरवाइज ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो लिखा है एलिजिबिलिटी के बारे में कि भाई आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, मिनिमम 17 ईयर्स एज होनी चाहिए, नीट UG क्वालिफाई किया होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो भाई उसके लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। बाकी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मैथ्स वाले कैंडिडेट मतलब मैथ्स वाले तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर नीट UG का स्कोर लेते हैं। तो मतलब ये है कि बाकी जगह पर जैसे एम्स वगैरह में जो पैरामेडिकल होता है उसमें मैथ्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या करा है, उनको हटा दिया है बिकॉज इन्होंने बोला है कि भाई नीट UG के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनाएंगे। अब नीट तो वही देगा जिसने बायो लिया होगा, अदरवाइज फिर मैथ्स वाला तो एलिजिबल नहीं होगा। तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश ये जिसके पास होगा सब्जेक्ट वो यहाँ पर इजीली एडमिशन ले सकता है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर परसेंटेज की भी अगर बात करें तो यहाँ पर ये लिखा है कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश इनको मिला के 50% आपके पास यहाँ पर जो है वो होना चाहिए, मतलब मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, एग्रीगेट परसेंटेज, ठीक है। बाकी जो SC ST या फिर OBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, और बाकी जो PWD कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी में उनके लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन है, तो जब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा इसको फिल कैसे करना होता है। एंड ये जो फिल करना होता है इसकी कोई फीस वगैरह होती नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद काउंसलिंग एंड एडमिशन वगैरह लिखा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ते हैं, मैं आपको बता दूंगा जब इसका फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर आपका 1 साल का है, ठीक है। अब ये 11,410 लिखा है, बट स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि 1 साल की आपकी फीस 6,000 रुपए। अभी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे है। देखो सबसे पहले यहाँ पर एडमिशन फीस आपको वन टाइम पे करनी होती है 2500, यानी कि एडमिशन जब लोगे तभी पे करनी है। बाकी मान लो अगर आप BSc नर्सिंग कर रहे हो 4 साल का कोर्स तो अगले 3 साल में आपको ये अमाउंट पे नहीं करना होगा, ठीक है। उसी तरीके से जो आपका पॉइंट नंबर 6 लिखा है जिसमें ID कार्ड की फीस है वन टाइम 150 रुपीज, ये भी आपको एक ही बार पे करनी होती है, फिर बाकी आगे आने वाले 3 साल में पे नहीं करनी होगी। और उसी तरीके से लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा है कॉशन डिपॉजिट का जो कि वन टाइम है, ये भी आपको 3,000 रुपए एक ही बार देना होता है और ये रिफंडेबल होता है, ठीक है। कॉशन डिपॉजिट लिखा है देखो नीचे स्टार मार्क करके कि कॉशन डिपॉजिट विल बी रिफंडेड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। कॉशन डिपॉजिट इसलिए लिया जाता है कि अगर आप कॉलेज का कोई प्रॉपर्टी का नुकसान करते हो तो उसकी भरपाई करने के लिए इसमें से आपके पैसे जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। एंड लाइक अगर आपका बिहेवियर वगैरह सब कुछ सही रहता है, कोई नुकसान नहीं करता, तो 3,000 रुपए आपको कोर्स कंप्लीट करने पर वापस कर दिए जाते हैं। तो 3,000 ये हो गए, 2,500 वो ऊपर वाले हो गए और 150 रुपए ये वाले हो गए। ये आपको सिर्फ एक ही टाइम देने होंगे एडमिशन के स्टार्टिंग पे। तो इसको अगर आप 11,410 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास अमाउंट जो आएगा वो आएगा 5,760 रुपए, लगभग 6,000 रुपए। तो ये लगभग 6,000 रुपए आपकी हर साल की फीस है अगर आप इन 3 फीस को हटा दो जो कि सिर्फ एक ही बार देनी होती है, जिसमें से जो आपका कॉशन डिपॉजिट होता है वो भी आपको रिफंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो लगभग 6,000 रुपए आपकी जो है फीस पड़ने वाली है। तो ये है कि फाइनेंशियली भी आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला अगर आप यहाँ से कोई भी आप नर्सिंग या पैरामेडिकल का कोर्स करते हो, ठीक है। तो ये नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए सेम फीस स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि हर कोर्स के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको हॉस्टल की फीस के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा, हॉस्टल की फीस का आइडिया, ठीक है। तो लास्ट में दिया हुआ है ये है हॉस्टल की फीस के बारे में। तो ये लिखा है एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस पर एनम आपको एक बार 6,000 रुपए देने होते हैं हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। मतलब हर साल देने होंगे, ये पर एनम लिखा है हर साल देने होंगे। उसके बाद हॉस्टल का कॉशन डिपॉजिट है 5,000 जो कि रिफंडेबल होता है, ये आपको एक बार जमा करना होगा, बट कोर्स जब आप कंप्लीट करोगे तो ये आपको वापस हो जाएगा। उसके बाद हॉस्टल का मेस डिपॉजिट है, ये भी 3,000 रुपए, ये भी रिफंडेबल रहता है, ये भी कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको वापस कर दिया जाएगा। और रूम रेंट की बात करें तो इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये आपका 500 रुपीज पर मंथ है। तो पूरे 1 साल का यानी कि 12 महीने का कितना हो गया, 6,000 रुपए हो गया। तो ये है
कि जब आप एडमिशन लोगे तो हॉस्टल का आपको 20,000 रुपीज यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, अब देखो इन्होंने फूड का यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, देखो मेस का इन्होंने हॉस्टल मेस डिपॉजिट लिखा है। ठीक है, अब ये खाने का इसमें आई थिंक इंक्लूड शायद नहीं होता। खाने का मेरे को लगता है कि शायद यहाँ पर 2,500 से 3,000 रुपये आपको पर मंथ अलग से देना पड़ता है। ठीक है, वो तो आप बाहर भी रहोगे तब भी आपको इतना खर्चा करना ही पड़ेगा, बट ये है कि रहने का और बाकी जो यहाँ पर है मतलब खर्चा, वो आपका 20,000 रुपये स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगले साल से आपको सिर्फ 6,000 रुपये एक तो हॉस्टल के रूम रेंट के देने होंगे, और उसके अलावा जो है यहाँ पर स्टेब्लिशमेंट चार्जेस देने होंगे पर एनम, जो कि 6,000 है, यानी कि 12,000 रुपये आपको हर साल देने पड़ेंगे आगे अगर आप हॉस्टल में रहते हो। तो 12,000 रुपए आप जो है हर साल दोगे। उसके अलावा जो बाकी का अमाउंट फर्स्ट ईयर में लिया जाएगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा, जो कि कॉशन मनी है। ठीक है, और इसके अलावा शायद जो है यहाँ पर वो भी हो सकता है, मतलब खाने का जो फूड चार्जेस है, फूड चार्जेस पता नहीं इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, वो आपको वहीं जाकर पता लगेगा। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मेरी इतनी बात नहीं हुई कैंडिडेट्स के एडमिशन लेने के बाद कि भाई मतलब उनका जो फूड चार्जेस है वो अलग से लिया जाता है या इसी में इंक्लूसिव रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी, बट ये है अलग से भी होता है तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मंथली रहता है, वो हर जगह होता है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता जहाँ पर आपका मेस की फीस मतलब उसी में इंक्लूड करी हो या फूड का चार्ज उसी में इंक्लूड किया हो। बाकी सारे चार्जेस आपको मेंशन कर दिए जाते हैं, बट फूड का शायद आपको मंथली अलग मतलब हर मंथ देना ही पड़ता है, जो कि लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास होता है। तो ये आपका पूरा जो है यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर हो गया। हॉस्टल की फीस वगैरह हमने देख ली और बाकी पढ़ाई का खर्चा वगैरह देख लिया। तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये है कि पूरी डिटेल्स आप जिपमर पौंडीचेरी के बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के एडमिशन के बारे में जान चुके होंगे। बाकी फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर 2024 के लिए आपको मेरी काउंसलिंग या गाइडेंस एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, और आप जो है उस ग्रुप में एनरोल होना चाहते हो, ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स ने एनरोल कर लिया है, तो कोई भी चाहे आपका स्टेट का नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, स्टेट का पैरामेडिकल हो, या फिर नीट के बेसिस पर आपको कहीं एडमिशन लेना है, या जिपमर में लेना हो, या एमएनएस के रिगार्डिंग आपको काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में बताई है, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।